इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है ई इनवॉइसिंग 101 विद ज़ोहो बुक्स वेबिनार में। आज के वेबिनार में हमारे साथ हैं हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स पुष्पलता और प्रियदर्शिनी और सौम्या। हम लोग पुष्पलता आप लोगों को ई इनवॉइसिंग के बारे में बताएँगे, उनके कॉमन एरर्स के बारे में बताएँगे और अ, आपको आपको अगर कोई क्वेश्चन्स रहेगा तो आप अपने क्वेश्चन बार टैब में पूछ सकते हैं। हमारी टीम यहाँ से आपको आंसर करेंगी और जब भी पुष्पलता भी लाइव आंसर्स आपको देंगी, तो आप अंत तक रहिएगा ताकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर लाइव मिले। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना था कि हम ये वेबिनार हमारे इन ऐप अ एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जो है ज़ोहो मीटिंग। यहाँ पे आप सब म्यूट में रहेंगे। आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं या फिर कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक क्वेश्चन मार्क टैब है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो आपके क्वेरीज़ या फिर कोई क्वेश्चन्स हो तो और हम वहीं पे आपको आंसर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सबको पुष्पलता को इंट्रोड्यूस करना है, जो हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट हैं ज़ोहो बुक्स के लिए। वही आज हमारा ये ई-इनवॉइसिंग के सेशन आगे लेके जाएँगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स की प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं ज़ोहो बुक्स में ई इनवॉइसिंग कैसे हम हैंडल करते हैं वो सब देखते हैं। आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग क्या है और क्यों उसे हम जनरेट करते हैं और ज़ोहो बुक्स में उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे और कुछ कॉमन क्वेरीज जो कस्टमर हमसे रोज पूछते हैं कॉल्स पे, क्या क्या एरर्स हम फेस करते हैं, वो सब हम आज एंड पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ई इनवॉइसिंग क्या है? तो ई इनवॉइसिंग एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इनवॉइस है, जो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो ई इनवॉइस में पोर्टल में आईआरपी के पोर्टल में पुश होता है। वहां से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट, उसका टाइम, इस टाइम पे ये जनरेट हुआ, ये पूरे डिटेल के साथ विद क्यूआर कोड हमें मिलता है, जो एक बायर को मिलता है सप्लायर के थ्रू। तो बेसिकली ये बी टू बी इनवॉइसेस लाइक जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं और ओवरसीज होते हैं उनके लिए ये हम पुश करते हैं। बाकी अगर अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है उनके लिए पुश नहीं किया जाता है। तो ई इनवॉइस हम क्यों जनरेट करते हैं? तो जीएसटी के काउंसिल के अनुसार अभी जो टर्नओवर की लिमिट है, अगर उनका ईयरली टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ है, तो जिनका भी ये टर्नओवर पे आता है उनको मैंडेटरी है कि ई इनवॉइस पुश करना है। तो क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन ई-इनवॉइस में पुश होते हैं? तो इनवॉइसेज़ जो बिज़नेस टू बिज़नेस होते हैं और ओवरसीज़ के इनवॉइसेज़ होते हैं, उन्हें हम ई-इनवॉइस पुश करेंगे। उसके बाद क्रेडिट नोट को हम पुश करेंगे बी टू बी एंड ओवरसीज़ के लिए। देन डेबिट नोट पुश करेंगे सेम बी टू बी एंड ओवरसीज़ के लिए। और इस पे अगर कोई टाइम लिमिट है क्या? तो जैसे कि अभी तक तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। 30 अप्रैल तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम जब भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं और हमारी मर्ज़ी होती है कि हम जब भी चाहें तब पुश कर सकते हैं आईआरपी पोर्टल में। बट फर्स्ट ऑफ मई 2023 उसके बाद जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से अगर ज़्यादा है, तो उनको क्या होगा कि 1 वीक का ही टाइम होगा। तो आप अगर इनवॉइस क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ मई और उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि उसको मई 8 तारीख के बाद अगर आप पुश करना चाहेंगे तो पुश नहीं होगा।
तो 7 तक का ही लिमिट होता है, क्योंकि वो 7 दिन के पहले आपको पुश करना होगा ई-इनवॉइस के पोर्टल पे। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट जो है वो डिसअलाउ कर देगा, तो वो वहाँ से एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा, तो इसलिए पुश नहीं होगा। और बाकी जो भी टर्नओवर्स होते हैं, उनके लिए ये लिमिट अभी नहीं है, ओनली 100 करोड़ या उससे ऊपर है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और क्या-क्या मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं ये ई-इनवॉइस के डॉक्यूमेंट पे? तो बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका बेसिक सप्लायर रेसिपिएंट मीन्स जैसे कि आपका स्टेट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, पिन कोड, कंपनी का नाम, लीगल नेम, उसके बाद अगर हम इनवॉइस की डिटेल्स देखते हैं तो आइटम, आइटम के प्राइस, टैक्स, जीएसटी डिटेल्स, अगर इनवॉइस है तो उसका टोटल, जैसे सप्लायर जो हम हैं, जो हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस लीगल नेम, हमारे जीएसटी नंबर, हमारी स्ट्रीट एड्रेस होना ज़रूरी है। उसके बाद जीएसटी नंबर के साथ पिन कोड, ये सारा डिटेल्स ज़रूरी है अपडेट करना। सेम हमारे कस्टमर का भी लीगल नेम, बिज़नेस नेम अ, जीएसटी नंबर, पिन कोड, ये सब हमें डालना ज़रूरी होता है, ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पहले ज़ोहो बुक्स में पुश करने के पहले क्या-क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो ई-इनवॉइसिंग वही कर सकते हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड बिज़नेस होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें आईआरपी में रजिस्टर करना होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर है, तो आपको आईआरपी पोर्टल पे जाना होगा। इस तरीके से पोर्टल रहेगा, आपको सेलेक्ट करना होगा पोर्टल लॉगिन। फिर वहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, जीएसटी नंबर एंड कैप्चा डाल के नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन सेंड ओटीपी का। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका आईआरपी पोर्टल में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम ज़ोहो बुक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप ऑलरेडी ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ज़ोहो कॉर्पोरेशन को जीएसपी में ऑलरेडी आपने अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके रखा है, तो सेम क्रेडेंशियल को आप यूज़ करके ई इनवॉइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आपको ओपन करना होगा आईआरपी पोर्टल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे एपीआई रजिस्ट्रेशन, फिर वहाँ पे क्रिएट एपीआई यूज़र, तो वहाँ उस पे क्लिक करने के बाद आपको डालना होगा अपने क्रेडेंशियल। वहाँ सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे जीएसपी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे ज़ोहो कॉर्पोरेशन का नाम लिस्ट आउट होगा। आप वो सिलेक्ट करेंगे, आप यूज़र आईडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं, इसी यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके आपको ज़ोहो बुक्स के साथ कनेक्ट करना होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ज़ोहो बुक्स में कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कनेक्ट करके, क्रिएट करना, ये सब प्रोसेस हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ज़ोहो बुक्स के सेटिंग्स में आपको क्लिक करना होगा, प्रेफ़रेंसेस में क्लिक करना होगा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई-इनवॉइसिंग, तो ई-इनवॉइसिंग में क्लिक करने के बाद इनेबल ई-इनवॉइसिंग, यहाँ आप देख सकते हैं अपने टर्नओवर के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ स्टार्ट डेट आएगा, इनेबल ई-इनवॉइसिंग के बाद कनेक्ट नाउ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर पॉपअप होगा और आपको यूज़र नेम टाइप करना है। देन अपना पासवर्ड जो हमने जनरेट किया है आईआरपी के पोर्टल में। सेव एंड वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अभी ये कनेक्ट हो चुका है। हमारा जो भी हमने आईआरपी पोर्टल में क्रेडेंशियल जनरेट किया था उसी को यूज़ करके हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि ई-इनवॉइस कैसे पुश होता है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कस्टमर क्रिएट करके रखा है, रजिस्टर्ड कस्टमर है।
यहाँ पे कस्टमर, आइटम डिटेल्स ये सब सेलेक्ट करेंगे। हमारा इनवॉइस यहाँ पे सेव हो चुका है, तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड टॉप में पुश टू आईआरपी, तो इस पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा पुश ओनली इनवॉइस डिटेल्स, और सेकंड है बोथ इनवॉइस एंड ईवेबल डिटेल्स। तो हम ओनली इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं तो ये इनवॉइस आईआरपी के पोर्टल में पुश होगा। अगर हम बोथ इनवॉइस एंड ईवेबल डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऑप्शन आएगा ईवेबल डिटेल्स के लिए। अगर ऑलरेडी हमने ईवेबल डिटेल्स डालकर सेव करके रखा है तो डायरेक्ट पुश हो जाएगा। अगर हमने ऑलरेडी नहीं डाला है तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट होगा कि आपको ईवेबल डिटेल्स क्या क्या फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अगर पुश में क्लिक करते हैं तो इन ई इनवॉइस एंड ईवेबल दोनों के लिए पुश हो जाएगा। तो अभी हम ओनली इनवॉइस डिटेल पे क्लिक करके पुश करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहा है, तो ये सब एरर्स हमें करेक्ट करना होगा। जो भी एरर्स, जब भी हम ई इनवॉइस पुश करते हैं, अगर कोई डिटेल्स हमारे सही नहीं है तो इस तरीके से आपको एरर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी एरर आ रहा है कंपनी नेम, ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट नेम, सिटी, जिप कोड, तो ये सब हमें सही तरीके से डालना होगा। जो भी एरर्स यहाँ पे शो हुआ है वो सारे करेक्शन करने के बाद हम दोबारा पुश ट्राई करेंगे, तब ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। तो जो भी एरर्स अभी हमें मिला ये सब हम एंड में डिस्कस करेंगे, ये एरर्स क्यों आया, कैसे करेक्ट किया जाता है। तो अभी हम और एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जैसे ऑल इनवॉइसेस है। अभी हम नहीं चाहते कि एक एक इनवॉइस सेलेक्ट करें और हम पुश करें, तो हम बल्क में पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ आप स्टेटस देख सकते हैं, येट टू बी पुश्ड फॉर ई इनवॉइसिंग। ये हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सारा इनवॉइस जो भी अभी पुश नहीं हुआ है वो लिस्ट होगा। बल्क में सेलेक्ट करेंगे और थ्री डॉट में क्लिक करके पुश टू आईआरपी, और वन टाइम में आप 50 इनवॉइसेस जो है बल्क में पुश कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ई इनवॉइसिंग में जनरेट अगर हो जाने के बाद कैसे ई इनवॉइस डिटेल्स यहाँ शो करता है।
तो ये हमारा आईआरएन नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट आएगा, विद टाइम आपको क्यूआर कोड डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। और आईआरएन में टोटल 64 कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स और अल्फा अल्फा नंबर मिला के 64 टोटल होता है। तो अभी टेम्पलेट में ये अगर शो नहीं कर रहा है तो किस तरीके से हम टेम्पलेट में इनेबल करेंगे? तो सेटिंग्स में जाएंगे, फिर टेम्पलेट्स, फिर यहाँ पे जो हमारे इनवॉइस की टेम्पलेट्स है उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि फुटर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं ई इनवॉइस डिटेल्स। तो इसको यहाँ पे जब हम टिक करेंगे तब इनवॉइस में हमारा ई इनवॉइस का डिटेल प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हम देखते हैं कि कौन-कौन यहाँ से ई इनवॉइस पुश कर सकता है, क्योंकि हमारे अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं तो किसे हमें एक्सेस देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए वो हम रोल पे डिसाइड करेंगे। उसके लिए सेटिंग्स, यूजर एंड रोल्स पे जाएंगे, फिर हम रोल एडिट करेंगे। यहाँ बॉटम में हम देख सकते हैं कि ई इनवॉइस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इस ऑप्शन को जब आप टिक करेंगे तभी जो भी यूजर है वो ई इनवॉइस के लिए पुश कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो वो पुश नहीं कर सकते हैं। फिर ज़ोहो बुक्स में और एक फीचर्स है जो ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट होता है। दो ऑप्शंस होता है, एक होता है एस्टिमेट एंड रिकरिंग इनवॉइस। तो सबसे पहले हम एस्टिमेट चेक करते हैं। तो सेटिंग्स में प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर एस्टिमेट में जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है कि हम कस्टमर्स को एक ऑफर एस्टिमेट के थ्रू सेंड करते हैं। तो कस्टमर वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं। तो एक्सेप्ट अगर करते हैं तो इनवॉइस क्या कैसे मतलब यहाँ पे बनेगा। दो ऑप्शन होता है, एक होता है अगर एक्सेप्ट करते हैं, इनवॉइस ड्राफ्ट में सेव होना चाहिए। हाँ, सेकेंड ऑप्शन होता है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो क्रिएट होगा, ई इनवॉइस में पुश होगा ऑटोमेटिकली, फिर कस्टमर को सेंड भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है ई एस्टिमेट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकरिंग इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक साइकिल के थ्रू, जैसे कि हमारा कोई इनवॉइस है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्रिएट होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उसे हम मैनुअली क्रिएट करें। तो रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट करके हम सेट करते हैं कि हाँ, मेरा 30 दिन में एक इनवॉइस बनना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली अगर बनता है तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? पहला ड्राफ्ट, सेकंड होगा कि आपको क्रिएट होना चाहिए, फिर ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल में पुश होना चाहिए, फिर कस्टमर को सेंड होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो तीसरा सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये क्रिएट होगा, कस्टमर से चार्ज करेगा, फिर पुश करके कस्टमर को सेंड होगा। तो ये रिकरिंग इनवॉइस में ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपनी साइड से यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं अप्रूवल, सेम सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस में ही आपको अप्रूवल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं अप्रूवल। अगर अप्रूवल इनेबल्ड है, जो भी अप्रूवर होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक बार जैसे एम्प्लॉयज हैं, हमें हमारे पास कोई एम्प्लॉय है जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं बट उनके पास एक्सेस नहीं है कस्टमर को सेंड करने के लिए। तो पहले जब वो ड्राफ्ट में सेव करेंगे, उनके ऊपर कोई एम्प्लॉय है जो अप्रूव करते हैं, तो उन्हें पहले अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही हम आईआरपी में पुश कर सकते हैं। अप्रूवल में ही मल्टी लेवल भी होता है, तो उस पे आप मल्टी लेवल अप्रूवर को सेट करते हैं, तो सारे अप्रूवर को पहले अप्रूव करना होगा, उसके बाद हम आईआरपी पे पुश करेंगे, उसके बाद हम कस्टमर्स को सेंड करेंगे। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर का फीचर होता है, जहाँ पे हम जब डिजिटल सिग्नेचर कनेक्ट करते हैं, तो पहले डिजिटली साइन होगा, उसके बाद ही जो है ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल में हम इनवॉइस को पुश कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर इनवॉइस मेरा पुश हो गया है, बट अभी मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है, तो डायरेक्टली क्या है कि हम सारे डिटेल्स इनवॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी पुश हो गया है। तो क्या-क्या डिटेल्स हम इसमें एडिट करके सेव कर सकते हैं?
सबसे पहले हम देखते हैं तो ये ऑप्शन है कि अगर हमें इनवॉइस में पुश हुआ इनवॉइस एडिट करना है तो क्या-क्या डिटेल्स हम एडिट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर जो सेल्स ऑर्डर नंबर होता है इनवॉइस में, वो आप एडिट कर सकते हैं, ड्यू डेट एडिट कर सकते हैं, कस्टमर नोट्स ये सारे डिटेल्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट में एडिट कर सकते हैं। देन रेफरेंस नंबर और कस्टमर नोट ये जो है क्रेडिट नोट में आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आईआरपी पोर्टल में पुश हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ओके मुझे अब ये कैंसिल करना है क्योंकि इसमें डिटेल्स गलत है, हम चेंज नहीं कर सकते तो कैसे कैंसिल करना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिल ई इनवॉइस करके ऑप्शन है, यहाँ पे हम रीज़न डाल के कैंसिल कर सकते हैं। हमारा ये कैंसिल हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं स्टेटस जो भी ई इनवॉइस हम पुश करते हैं उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो सबसे पहले येट टू बी पुश्ड इसका मतलब आपने इनवॉइस क्रिएट किया है ज़ोहो बुक्स में लेकिन वो अभी पुश नहीं हुआ है। सेकंड है पुश्ड मतलब कि आपका जो इनवॉइस है आईआरपी के पोर्टल में सक्सेसफुली पुश हो चुका है जिसका क्यूआर कोड आईएनआर सब ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। पुश इनिशिएटेड का मतलब ये है जैसे कि हम अगर बल्क पुश करते हैं वन टाइम में 50 इनवॉइस अगर पुश करते हैं तो वो एक टाइम में पूरा 50 इनवॉइस आईआरपी में पुश नहीं होगा तो वो बैकएंड में एक एक करके ही पुश होता है। तो अगर 1 से लेके 50 तक अगर पुश हो रहा है तो फर्स्ट वाला पुश हो रहा है तो सेकंड वाला इनिशिएटेड में दिखाएगा जब तक कि वो पुश नहीं होता है। देन है कैंसल्ड जो अभी हमने कैंसिल किया वो कैंसल्ड में आएगा। हम डायरेक्टली ज़ोहो बुक से अगर कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसल्ड में। नेक्स्ट है मार्क एज़ कैंसल्ड इसका मतलब हमने ज़ोहो बुक्स से कैंसिल नहीं किया है, पोर्टल में कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे हम मार्क एज़ कैंसल करते हैं क्योंकि यहाँ से 24 आवर्स के बाद हम कैंसल नहीं कर सकते, इसलिए मैनुअली हमें करना होता है। फेल्ड का मतलब जो हमने अभी पहला पुश किया तो वहाँ पे एरर आ गया तो वो फेल्ड स्टेटस में शो होता है। अगला देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स जो कस्टमर्स जब भी कनेक्ट करते हैं जो अभी हमें हमें मिला था एरर्स एरर रिलेटेड टू फोन जिप कोड स्टेट नेम ये सब जो एरर्स होते हैं दो केसेस पे आते हैं। एक हमारा एड्रेस जो हमने चेक किया अभी सेटिंग्स में यहाँ पे अगर एड्रेस हमारा डिटेल सही से नहीं डाला हुआ है तो ये एरर आने की चांसेस है। इसमें और एक चीज़ चेक करना है कि हमें कभी भी पिन कोड और फ़ोन नंबर पे स्पेस नहीं होनी चाहिए या स्पेशल कैरेक्टर हमें यहाँ मेंशन नहीं करना है। जैसे कि हम यहाँ पे मोस्टली फ़ोन पे आपको स्पेशल कैरेक्टर आता है, स्टेट कोड आता है, ये सब हमें नहीं डालना है। और स्ट्रीट एड्रेस 1 मिनिमम आपको डालना है। आप चाहे तो दोनों डाल सकते हैं बट एक डालना मैंडेटरी होता है। सेम वैसे अगर आपका ब्रांच इनेबल्ड है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेटिंग्स में ब्रांचेस में जाना होगा। फिर यहाँ पे आपको सारा ब्रांच का लिस्ट दिखेगा जिसमें आप क्लिक करके अपना एड्रेस जो है सेटिंग्स सही तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब एरर कस्टमर्स के लिए आ सकता है, तो कस्टमर को एडिट करना होगा एंड एड्रेस डिटेल्स में हमें सही तरीके से कस्टमर का एड्रेस डालना है। यहाँ पे भी आपको फ़ोन और ज़िप कोड में कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं देना है। सेम तरीके से यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बिज़नेस लीगल नेम, ये हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, अगर ये ब्लैंक रहेगा तो हमें एरर मिलेगा। सेकंड है शिपिंग एड्रेस एरर, ये किस केस में आता है? जैसे कि हमारा जो भी कस्टमर है फॉर एग्जांपल ये कस्टमर हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड के हैं, लेकिन इन्हें सामान चाहिए किसी और स्टेट में फॉर एग्जांपल इनको चाहिए महाराष्ट्र में। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब हम
एड्रेस ऐड करेंगे वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर नहीं आएगा। तो पहले हमें उस कस्टमर के कॉन्टैक्ट पे जाना होगा। देन यहाँ ओवरव्यू में आप देख सकते हैं ऐड एडिशनल एड्रेस, यहाँ क्लिक करना होगा। देन यहाँ से आप एड्रेस डालेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन में मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ से ऐड न्यू टैक्स इन्फॉर्मेशन में दूसरा जो भी, जैसे महाराष्ट्र में उनको अगर प्रोडक्ट चाहिए शिपिंग, यहाँ पे महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर, ये लीगल नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब डिटेल डाल के सेव एंड सेलेक्ट करेंगे। वंस अगर ये ऐड हो जाता है, जब इनके लिए हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें शिपिंग एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली जो मेन आपका है वही लेगा। एडिट करके आपको दूसरा एड्रेस जो है वो सेलेक्ट करना होता है, तब जाके आपका, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड है तो यहाँ पे मुंबई का लिस्ट आउट होगा। वंस जब हम ऐड कर देते हैं, यहाँ से आप वो एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, फिर इनवॉइस क्रिएट करेंगे, तब आपको ये शिपिंग एड्रेस वाला एरर नहीं आएगा। देन आपको मिलेगा यूक्यूसी, यूनिट क्वांटिटी कोड, इसका एरर मिलता है। इसका रीजन ये है, आपको आइटम्स में जाना होगा। जैसे कि आप अपने आइटम्स को एडिट करेंगे, जो भी आइटम के लिए आपको एरर आया, एडिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट। तो यूनिट में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ यूनिट का नाम तो रहता है, बट यू क्यू सी ब्लैंक रह जाता है, जैसे इस तरह से ब्लैंक। अगर इस ऐसा हम कोई भी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं तो ये एरर आने की चांसेस है। तो हमें हमेशा ये चेक करना है कि जो भी यहाँ पे यूनिट है उसके लिए यू क्यू सी अपडेटेड होना जरूरी है, इस तरीके से, तब जाके आपको ये एरर जो है वो नहीं आएगा। देन सीरियल नंबर ट्रैकिंग एंड बैच नंबर ट्रैकिंग, इसमें सीरियल नंबर ट्रैकिंग जब भी आप जोहो इन्वेंट्री के साथ अगर इंटीग्रेट करके यूज करते हैं, तो वहाँ पे लिमिट होता है बैच नंबर एंड सीरियल नंबर ट्रैकिंग का, कुछ लिमिट होता है। उस लिमिट के अनुसार जैसे 3 से 20 के अंदर होना चाहिए। अगर वैसा है तो आपको एरर नहीं आएगा, उससे अगर ज्यादा नंबर्स अगर आप डालते हैं तो आपको इसमें एरर मिलने की चांसेस है। देन प्रोजेक्ट कोड एरर, इसमें भी आपको जो है, जो लेंथ होगा वो 20 रहेगा, 20 से ज्यादा आपको नहीं डालना है। अगर 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट कोड, कहाँ पे प्रोजेक्ट आता है, अगर आप जब भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं, में इनवॉइस के आइटम के सीधा 3 डॉट मिलेंगे, वहां क्लिक करके शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट। अगर इस कस्टमर के लिए ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा, वो प्रोजेक्ट आएगा। तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो अगर उसका जो डिटेल्स है 20 कैरेक्टर से अगर ज्यादा है तो वो ये एरर आने की पूरा चांसेस है। देन ऑर्डर नंबर एरर, ऑर्डर नंबर एरर इसलिए आता है जब भी हम कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर का फील्ड होता है जो कि सेल्स ऑर्डर नंबर होता है। तो जो बुक्स में आप मैनुअली भी डाल सकते हैं या सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है उससे हम इनवॉइस कन्वर्ट भी करके बना सकते हैं। तो वहाँ सेल्स ऑर्डर में जो भी नंबर डालते हैं वो यहाँ ऑर्डर नंबर में पॉपअप होता है ऑटोमेटिकली, या मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो वो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सेल्स ऑर्डर का नंबर होता है जहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही नंबर जो है इनवॉइस में ऑर्डर नंबर में पॉपअप होता है। हम देखेंगे कि नेगेटिव एडजस्टमेंट वैल्यू, तो जो बुक्स में जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं हमारे पास ऑप्शन है एडजस्टमेंट फील्ड का एंड शिपिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडजस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है
0.67, तो हम नहीं चाहते 67, तो हम क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट में 0 नेगेटिव डाल के 0.67 अगर डालते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसकी वजह से आपको एरर आएगा। तो नेगेटिव में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ना ही शिपिंग में आपको नेगेटिव वैल्यू डालना है। अगर डालेंगे तो आपको ये नेगेटिव एडजस्टमेंट का एरर आएगा। नेक्स्ट है फील्ड क्वांटिटी मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन। जो भी आपका क्वांटिटी है, जैसे हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी जो है, इसमें आपका जो है पॉइंट के बाद इतने सारे डेसिमल नहीं होने चाहिए। इसका लिमिट होता है 3, तो 3 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसे चेक करने के लिए हम प्रेफरेंसेस में जाएँगे, सेटिंग्स में, देन आइटम्स। यहाँ हम देख सकते हैं सेट करने का ऑप्शन है, कितना होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन तो दिया हुआ है, बट आईआरपी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम 3 आप दे सकते हैं। सेम एरर आपको मिलेगा यूनिट प्राइस का। तो ये हमारा रेट है, तो यहाँ पे अभी कितने 1000 रुपीज़ है। तो पॉइंट 3 डिजिट हम डाल सकते हैं, इस पे आपको एरर नहीं आएगा। 3 से ज़्यादा डिजिट अगर आप डालते हैं, आपको ये वाले एक एरर जो है आपको मिलेंगे। द फील्ड यूनिट प्राइस मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो 3 से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट आपको ना ही क्वांटिटी में देना है, ना ही यूनिट के प्राइस में देना है। नेक्स्ट है एरर व्हेन एंटरिंग आईआरपी क्रेडेंशियल इन ज़ोहो बुक्स। तो ज़ोहो बुक्स में जब जैसे हमने कनेक्ट किया था सेटिंग्स में, उसको कनेक्ट करते वक़्त बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर आईआरपी के पोर्टल वाले यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, जो रजिस्टर किया हमने। तो वो हमें नहीं डालना है। आईआरपी रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम ज़ोहो कॉर्पोरेशन को एज़ अ जीएसपी रजिस्टर करते वक़्त एक न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड उस आईडी को हमें डाल के यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो आपको ये एरर आने की पूरी चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो क्या-क्या मोस्टली आप फेस कर सकते हैं। तो जैसे कि कस्टमर कभी-कभी बोलते हैं कि हमें पुश का ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो क्या-क्या केसेस में ये ऑप्शन नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है जीएसटी ट्रीटमेंट। जैसे हम इस कस्टमर के लिए देखते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड बिज़नेस रेगुलर करके ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, अगर ये सब रहते हैं तो आपको पुश का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें आईआरपी में अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर के लिए पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये सही है फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस यूज़र के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेम तरीके से हम जाएँगे उनके रोल पे, हम देखेंगे कि उस यूज़र के लिए कौन-सा रोल असाइन किया हुआ है। फिर यहाँ देखना है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी जो भी आपके यूज़र है, उनके लिए ई-इनवॉइस का ऑप्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको पुश बटन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो हमें पहले ये इनेबल करना ज़रूरी है। ये भी सही है, फिर भी आपको पुश बटन अगर नहीं शो कर रहा है, तो फिर आप और एक ऑप्शन चेक करेंगे, सेटिंग्स, प्रेफ़रेंसेस, ई-इनवॉइस एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट देखेंगे कि कौन-सा डेट पे, अगर जैसे कि मेरा स्टार्ट डेट 1st मई है और हम आज ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा डेट आपको मतलब डेट अपना चेक करना है, यहाँ क्या डेट है। यहाँ मेरा 1st अक्टूबर है, तो उसके पहले डेट के लिए हम ट्राई करेंगे, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा पुश बटन का। उसके बाद है मार्क एज़ कैंसल इज़ नॉट शोइंग। तो जैसे कि अभी पुश हो गया है, अभी आपको मार्क आप चाहते हैं कि कैंसल करना है, बट कैंसल का ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। कैंसल करें, मार्क एज़ कैंसल का ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। अगर आप 24 घंटे के पहले ट्राई करते हैं ई-इनवॉइस को कैंसल करने के लिए, तो आपको इनवॉइस में ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि हमने अभी कैंसल किया। अगर आप
24 घंटे के बाद ट्राई करते हैं, ज़ोहो बुक से डायरेक्टली वो कैंसल नहीं होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ से आप कैंसल कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, जीएसटी पोर्टल में जाके मैन्युअली उसको कैंसल करना होगा, देन यहाँ पे ज़ोहो बुक्स में आके मार्क एज़ कैंसल करेंगे, तब बटन आपको दिखेगा 24 घंटे के बाद। अब अगर आपने अभी आज इनवॉइस क्रिएट किया है, आज आपने पुश किया है ज़ोहो बुक से और आप मैनुअल यहाँ से बिना कैंसल किए आप मैनुअली वहाँ पोर्टल में जाके अगर कैंसल कर देते हैं, तो यहाँ पे वो कैंसल नहीं होता है। उस केस में भी आपको वेट करना होगा 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद ही आपको ऑप्शन आएगा मार्क एज़ कैंसल्ड का बटन का। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या शिपिंग एड्रेस मैंडेटरी होता है ई-इनवॉइस के लिए? नहीं, शिपिंग एड्रेस मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर आप डालते हैं तो सही इन्फॉर्मेशन डालना होगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद इफ एन ई-इनवॉइस इज़ कैंसल्ड डायरेक्टली इन पोर्टल, जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या वहाँ पे अगर कैंसल हो जाता है, तो क्या ऑटोमैटिकली ज़ोहो बुक्स में अपडेट हो जाएगा? नहीं होगा, हमें मैन्युअली ही यहाँ पे मार्क एज़ कैंसेल्ड बटन पे क्लिक करके करना होगा, वो भी 24 आवर्स के बाद। अगर उसके पहले अगर करते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा। देन कैन वी अंडू मार्क एज़ कैंसल? आपने गलती से मार्क एज़ कैंसल बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हम उसे कैंसल कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अगर हम मार्क एज़ कैंसल तब करते हैं जब कोई डिटेल्स हमारी गलत है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप अंडू करें, तो आपको फिर नया ही बना के आगे प्रोसेस करना होगा। उसके बाद once e-invoice is cancelled for credit note, invoice, debit note, can it be changed from void to open or draft? तो जब भी हम कैंसिल करते हैं उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली वॉइड में चेंज हो जाता है, तो सेम नंबर को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको वापस ओपन या ड्राफ्ट में कन्वर्ट करके उसको रीयूज करें। हम कैंसिल इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक्स है या कोई कुछ तो उसमें मिस्टेक्स था या गलत इन्फॉर्मेशन है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम कैंसिल करते हैं। तो वापस उसको दोबारा वॉइड से ड्राफ्ट या ओपन में करना वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें नया इनवॉइस बनाना होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड कंपनी नेम इज नॉट अपडेटेड करेक्टली इन जनरेटेड इनवॉइस। तो हमें ये चेक करना है, जो भी हम लीगल नेम का फील्ड है उसमें हमें करेक्ट लीगल नेम अपडेट करना होता है। उसमें अगर अपडेट करते हैं तभी ये जो इनवॉइस में है प्रॉपर डिटेल्स आपका आएगा। अगर उसमें नहीं अपडेटेड है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो आप जब भी सेटिंग्स करते हैं कस्टमर का या अपना, आपको जो भी लीगल नेम का फील्ड होता है उसमें सही डिटेल्स अपडेट करना जरूरी है। तो कैन वी एडिट द पुश्ड इनवॉइस? तो हमने चेक ऑलरेडी हमने ये ऑप्शन देखा कि क्या-क्या डिटेल्स हम एडिट कर सकते हैं। एक अगर ई इनवॉइस ऑलरेडी पुश हो चुका है, तो उसमें सारा डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते हैं। द ऑर्डर नंबर, ड्यू डेट, कस्टमर नोट्स, रेफरेंस एंड सेम क्रेडिट नोट के लिए कस्टमर नोट्स। यही सारी डिटेल्स जो है हम एडिट कर सकते हैं अपने साइड पे। तो ये रही हमारी आज की इनवॉइस की वेबिनार। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने सारा जो क्वेरीज या जो भी ई इनवॉइस के लिए हम ज़ोहो बुक्स में कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है या कैसे हैंडल करते हैं, वो हमने पूरा कवर कर दिया है। तो अभी आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, आप जो भी पूछना चाहेंगे, आप पूछ सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार टैब होगा, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा हम आपको वर्बली यहाँ पे बता देंगे, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। हेलो अनमोल जी, आपका क्वेश्चन है कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर ई इनवॉइस में आपको अप्लाई करना है। तो डिजिटल सिग्नेचर पहले हमें सेटअप करना होता है। ज़ोहो बुक्स में हमारा बीटा वर्ज़न ऐप है, जिसके जिसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ सेटअप प्रोसेस है, आप हमें अपने हमारे सपोर्ट में रीच कर सकते हैं।
या हमारा ऑलरेडी उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, किस तरीके से हम डिजिटल सिग्नेचर सेटअप कर सकते हैं और डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो पहले साइन होता है, उसके बाद ही आईआरपी पोर्टल में पुश होता है। तो आप हमें हमें सपोर्ट पे रीच कर सकते हैं उस प्रोसेस के लिए। हम आपको उसके लिए पूरा हेल्प कर देंगे। क्वेश्चंस विजय कुमार गुप्ता ने जो पूछा कन्वर्शन रेट के लिए, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि अगर आप ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जो एक्सचेंज रेट आता है, उसके लिए पूछ रहे हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो डेसिमल पॉइंट का जो भी एरर्स होता है, वो डेसिमल लिमिट होता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना। तो आप उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो ये 3 डेसिमल रहेगा। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज़ है, डिटेल में अगर आप बताते हैं, तो हम आप उसके लिए आंसर करेंगे आपका। अभी भी अगर किसी को कुछ क्वेरीज़ है इसके रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। तो अभी और 1-2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे आपकी क्वेरीज़ के लिए। तो आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपने क्वेश्चन्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पुष्पलता ने जो सेशन लिया है ई-इनवॉइसिंग में, वो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ है जो आपको सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए आप हमें हमारे सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं support.india@zohobooks.com। एक और बार रिपीट कर देती हूँ support.india@zohobooks.com। आप अपनी क्वेरीज़ वहाँ पे सेंड कर सकते हैं और हमारी टीम हम आपके साथ आपको रिप्लाई करेंगी और आप वहाँ पे अपना क्वेरीज़ पूछ सकते हैं और वो लोग आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे। Um, thank you for attending the session everyone. We will be doing more sessions like this. हम आशा करते हैं कि आप वो सेशंस भी अटेंड करें हमारे साथ एंड थैंक यू।